तो आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम में कई बार आता है, बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि हमारे एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको अच्छे से राइट डाउन कर पाएँ। ठीक है, सीधा सा मतलब है कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता वही है कि उचित प्रतिबंध लगाए जाए, यानी कि वही व्यक्ति है की स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाए जाएँ जो ज़रूरी है समाज की भलाई के लिए। और नकारात्मक स्वतंत्रता वही होती है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध का ना होना, सीधा सा मतलब। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, इजी है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। चलो, स्वतंत्रता क्या है। देखो भाई, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, यानी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना या मुफ्ती। ठीक है, ऐसा वातावरण जिसमें व्यक्ति को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार अपना विकास करने के लिए खुले प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ देना चाहिए। परंतु आधुनिक युग में, यानी कि आज के टाइम में, विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि राज्य कानून के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कि हर व्यक्ति को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए ताकि अच्छा समाज बना रहे। अगर हर व्यक्ति को अनलिमिटेड फ्रीडम दे दी जाएगी तो जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ना सरकार अच्छे से काम कर पाएगी, ना कोई कानून अच्छे से बन पाएगा, क्योंकि सब अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ प्रतिबंध का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते भी हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति को अपने जीवन को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता, संसाधनों को प्रदान करना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के पास ये सारी चीज़ें तो मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर पाए और उसे प्राप्त भी कर पाए। तो संसाधन तो चाहिए। ये स्वतंत्रता की एक सक्रिय अवधारणा है जो इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति को न केवल बाहरी बाधाओं से मुक्त होना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को सार्थक, यानी कि बढ़िया ढंग से जीने के लिए आवश्यक संसाधनों के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। अब इसकी विशेषता क्या है? आत्मनियंत्रण और आत्म विकास। इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति अपने जीवन का स्तर पर नियंत्रित होना चाहिए, यानी सेल्फ डिसिप्लिन उसका होना बहुत ज़रूरी है। अपने विकास के लिए आवश्यक संसाधनों का कलेक्ट भी करना और उसका इस्तेमाल करना भी उसे आना चाहिए, ताकि तभी तो कर पाएगा। सामाजिक और आर्थिक, ये अवधारणा सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर देती है। इसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये इत्यादि चीज़ें उसे प्राप्त होनी चाहिए और सरकारी हस्तक्षेप शामिल हो सकता है। इसमें कहने का मतलब ये है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी काबिलियत जिसमें सरकार को हस्तक्षेप करना ज़रूरी है तो वहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि किसी को बम बनाना है, तो बम बनाने के लिए भाई सरकारी गाइडलाइंस तो होनी चाहिए ना। कोई नहीं, ऐसा तो नहीं कोई भी अपने घर में बनाता रहे, नहीं ना। उसी तरीके से किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए एक नियम होना चाहिए, एक स्टेप होना चाहिए। उसी स्टेप को फॉलो करने के बाद ही किसी कोई अपनी अच्छी सी नौकरी, रोज़गार क्या हो सके, प्राप्त कर सके। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी नौकरियाँ जिसके लिए गाइडलाइंस का होना बहुत ज़रूरी है, तो सरकार उसमें नियम वगैरह बना सकती है, तो ज़्यादा सही रहेगा। सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी स्वतंत्रता के समर्थकों का मानना है कि सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसमें स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप शामिल हो सकता है ना। और उसी तरीके से यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल हम बम की यहाँ बात कर रहे थे, बम नहीं है, जैसे हमें मिसाइल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें बनानी है, अगर हमें अपने देश के लिए कुछ मदद करनी है तो सरकार के साथ मिलना पड़ेगा ना। नियम कानूनों का अच्छे से प्रयोग करना पड़ेगा ताकि किसी को हानि ना पहुँचे, कोई गलत चीज़ ना बन जाए। इसलिए हमें सरकार के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छे विशेषज्ञों के ध्यान में रह के काम करना ज़रूरी है। उसी तरीके से डॉक्टर है, इलाज है, ये सब चीज़ें क्या है, सरकार की देख रेख में बनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो सरकारी गाइडलाइंस, उनकी एजुकेशन, उनका सिस्टम, उनके दायरे में रह के वो व्यक्ति बनना चाहिए, तो ज़्यादा समाज को भलाई दे पाएगा। ठीक है, अगला है सामूहिक हित। ये अवधारणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सामूहिक हित, यानी पूरी सोसाइटी के वेलफेयर की बात होनी चाहिए। इसमें यह माना जाता है कि समाज के सभी सदस्यों को समान अवसर और संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए, यानी सभी के भलाई का काम है।
एग्जाम्पल भी लिखा है, यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाते तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता का उदाहरण है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन मिले, उसको संसाधन भी मिले, या फॉर एग्जांपल डॉक्टर ही बने, कोई एक व्यक्ति अच्छा डॉक्टर या टीचर बने, जो भी है, अगर अच्छे संसाधन मिलेंगे, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो अपने समाज के ज़्यादा लोगों को वो आकर्षित कर सकता है, उनका मार्गदर्शन कर सकता है और उनकी भलाई कर सकता है और अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। ओके, अब आता है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है व्यक्तियों किसी बाहरी असर से या बाधा के बिना अपने इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं होगा तो आपको भी रिजल्ट पता है कि कैसा निकलेगा। भाई, हर व्यक्ति को सही और गलत नहीं पता होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का सही और गलत का, कोई चीज़ सही है गलत है उसको करके ही पता लगे, दूसरों की गलतियों से भी तो पता लग सकता है ना। तो इसलिए ये स्वतंत्रता की एक सीमित अवधारणा है जो इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बाहरी दबाव, नियंत्रित या प्रतिबंध से मुक्त होना चाहिए। नहीं यार, कुछ तो होना चाहिए। ये नकारात्मक की फ्रीडम की डेफिनेशन है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी तरह से सीमित ना किया जाए। गवर्नमेंट किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता तो पहले यही है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। सरकारी, समाज या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, है ना। व्यक्ति स्वायत्ता, यानी कि व्यक्ति की फ्रीडम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह अवधारणा व्यक्ति की स्वायत्ता यानी कि उसकी मर्जी और स्वयं निर्णय की स्वतंत्रता पर जोर देती है। व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति, एक बच्चे का जन्म हुआ है, वो बचपन से अगर सारे निर्णय खुद लेता रहेगा तो वो कैसे डिसाइड कर सकता है जो उसने निर्णय लिए सही लिए थे या गलत लिए? तो उसका तो जीवन ही खराब हो जाएगा। अगर कोई बच्चा मान लो गलत रास्ते पे चला गया, गंदा नशा करने लग गया, तो क्या होगा? उसका जीवन शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएगा। ये तो गलत बात। सीमित सरकारी भूमिका, इसमें समर्थकों का मानना है कि सरकार अपनी भूमिका सीमित रखे, ठीक है। सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। यानी यहाँ तो पूरी तरीके से मना ही होता है कि सरकार इंटरफेयर ना ही करें। अधिकारों की सुरक्षा भी वही है कि जैसे कि अभिव्यक्ति, अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संपत्ति का अधिकार की सुरक्षा भी क्या है, जोर देता है कि इन सब चीज़ों पे व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इस पर सरकार को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सबको भी पता है कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कि वन कल्याण के लिए होती है, ठीक है, उनका पर्पज़ कुछ और होता है जगहों का, तो सरकार को उन पे सुरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सरकार को ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कौन सी ज़मीन उनकी है कौन सी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों आप सबको पता है कि कितना कन्फ्यूज़न हो जाता है आने वाले 20-30 साल बाद। कोई कहता है हमारी है, कोई कहता हमारी है, अगर तुम्हारी थी तो आए क्यों नहीं, सारी बातें हो जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर। बाकी हम डेफिनेशन में तो पढ़ ही चुके हैं। स्वतंत्रता का दृष्टिकोण, नकारात्मक स्वतंत्रता बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति पर जोर देता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों को प्रदान करने पर केंद्रित होता है कि ताकि वो लक्ष्य प्राप्त कर सके। उसके लिए जो संसाधन है वो चाहिए, क्या नियम है, कानून है, कैसे वो प्राप्त कर सके, इन सब की वो मांग करता है। सरकार की भूमिका, यहाँ वो मना करता है कि सरकार की भूमिका या तो सीमित हो या तो ना हो। लेकिन सकारात्मक में ये क्या होता है कि सक्रिय भूमिका होनी चाहिए गवर्नमेंट की, उचित प्रतिबंध लगानी चाहिए, ठीक है। अगर ज़रूरी है तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसी स्थिति जहाँ पे आम जनता निर्णय लेने में असक्षम है तो सरकार को वहाँ पे नीतियाँ बनाना भी ज़रूरी हो जाता है ताकि उस समाज का, उस व्यक्ति का क्या हो सके, विकास हो सके। व्यक्तिगत वैसे सामूहिक यानी कि एक आदमी, बहुत सारे आदमी। नकारात्मक में सिर्फ एक आदमी के बारे में बात करी जाती है, सकारात्मक में पूरे समूह की बात करी जाती है, समाज कल्याण की बात करी जाती है, ठीक है। स्वतंत्रता की सीमा, नकारात्मक स्वतंत्रता में स्वतंत्रता की सीमा बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति है, यानी कि आउटसाइड इंटरफेयर ना करें। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता की सीमा व्यक्ति की क्षमता और संसाधनों तक पहुँच है। ऐसे संसाधन जहाँ पे नहीं व्यक्ति पहुँच पा रहा है वहाँ पे सरकार क्या करे, सहायता करे।
ठीक है। अब निष्कर्ष यही है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, आपको समझ के ही आ जाएगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से सरकारी हस्तक्षेप, बाहरी हस्तक्षेप को पूर्ण रूप से मना करता है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में ये कहा गया है कि सरकार की वो सहायता मांग करता है कि ताकि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधनों का अच्छे से प्रयोग कर सके, एक अच्छे समाज कल्याण का विकास स्थापित हो सके, और जितना हो सके अगर उचित है तो सरकार हस्तक्षेप करे ताकि अच्छे बेहतर समाज का स्थापना हो सके। और नकारात्मक में सिर्फ केवल व्यक्तिगत विकास की बात होती है, सकारात्मक में सामूहिक विकास की बात होती है। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। कोई इतना हार्ड नहीं है, इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।